तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं एसपीडीजी का। ये लिखते हैं कि विच टीवी शुड आई परचेज विच डोंट हैव बैकलाइट बीडिंग इशू। तो एसपीडीजी का कहना है कि इन्हें कौन सा टीवी परचेज करना चाहिए जिसमें बैकलाइट बीडिंग का इशू ना हो। तो एसपीडीजी देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक टीवी मॉडल बता पाना मुश्किल है, क्योंकि बैकलाइट बीडिंग का इशू किसी भी टीवी मॉडल में आ सकता है। कुछ कुछ टीवी मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसके पूरे बैच के स्टॉक में ही बैकलाइट बीडिंग का इशू होता है, और कुछ कुछ टीवी मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसके पर्टिकुलर एक दो पीस में ही बैकलाइट बीडिंग का इशू आता है, और कुछ कुछ टीवी मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ टाइम चलने के बाद में उनमें बैकलाइट बीडिंग का इशू आता है। तो बैकलाइट बीडिंग का इशू किसी भी टीवी में आ सकता है, वो आपके लक पे ही डिपेंड करता है कि किस टीवी में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मॉडल बता पाना काफी मुश्किल है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं यशवंत कुमार यादव जी का। ये लिखते हैं कि हेलो आसिफ भाई, कैसे हो आप? मैं आपकी वीडियो रेगुलर देखता हूं। आप जिस ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से जानकारी देते हैं वो बहुत ही लाजवाब है। मैंने सैमसंग का T4310 32 इंच मॉडल ऑफलाइन मार्केट से खरीदा और उसमें मुझे आईपीएस पैनल मिला है। क्या सैमसंग आईपीएस पैनल यूज करता है या मुझे कोई असेंबल टीवी तो नहीं मिल गया है? प्लीज जरूर बताइएगा, थैंक्स इन एडवांस। यशवंत कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सभी वीडियो देखने के लिए। और मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको करेक्ट जानकारी प्रोवाइड कराऊं और सही जानकारी दूं और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ही जानकारी दूं। ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि मैं किसी ब्रांड को ही प्रमोट कर रहा हूं या फिर मैं कस्टमर के फेवर में बात नहीं कर रहा हूं या फिर ब्रांड के फेवर में बात कर रहा हूं। तो मेरा कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ही मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दूं। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने कॉल करके मेरे वीडियो तक डिलीट कराए हैं, लेकिन उनकी टीवी भी अगर अच्छे हैं तो वो मैं अच्छे ही बताता हूं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे वीडियो डिलीट कराए हैं तो फिर मैं उनके टीवी को बुरा बताना शुरू कर दूं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ही मैं आपको जानकारी दूं। और यहाँ पर आपने लिखा है कि सैमसंग का T4310 32 इंच मॉडल आपने परचेज किया है और उसमें आपको आईपीएस पैनल मिला है। तो देखिए क्या हुआ है कि पिछले 1-1.5 साल में पैनल की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो सभी ब्रांड ने क्या किया है कि उन्होंने आईपीएस पैनल भी मंगा लिए हैं, वीए पैनल भी मंगा लिए हैं। तो दोनों को ही मिक्स करके एक टीवी मॉडल में लगा दिया है। तो किसी को आईपीएस पैनल वाले टीवी मिले हैं, किसी को वीए पैनल वाले टीवी मिले हैं। सभी ब्रांड में ऐसा ही देखने को मिला है। एलजी हमेशा अपने टीवी में आईपीएस पैनल ही यूज़ करता था, लेकिन 2021 के टीवी मॉडल में उसने वीए पैनल यूज़ किया है। यहाँ पर जो सैमसंग का ये 32 इंच टीवी मॉडल है 4310, इसमें आईपीएस पैनल ही मिलता है। तो अगर आपको आईपीएस पैनल मिला है तो ये अच्छी बात है। और दूसरा, असेंबल टीवी तो नहीं मिल गया, ऐसा नहीं है। आपका टीवी इंस्टॉल करने के लिए सैमसंग से पर्सन आए ही होंगे। तो अगर टीवी असेंबल टीवी होता, फेक टीवी होता, तो फिर वो आपको वहाँ पर बता ही देते। फिर भी आप चेक कर सकते हैं कि सैमसंग के टीवी पे जो सैमसंग का लोगो होता है तो वो अलग से चिपका हुआ नहीं होता है। वो या तो बेजल में ही उसको डाई से निकाला जाता है या फिर उस पर प्रिंटेड होता है। और जितने भी फेक टीवी आते हैं, सैमसंग के असेंबल टीवी आते हैं, सैमसंग की ब्रांडिंग होती है तो उस पर एक स्टिकर वो चिपका हुआ होता है या फिर एक प्लास्टिक का वो एक लोगो बना के सैमसंग का वो चिपका हुआ होता है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपका टीवी इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर वगैरह वहाँ से आए हैं ब्रांड की तरफ से, तो वही आपको बता देंगे कि आपका ये टीवी असेंबल्ड है या फिर ये ओरिजिनल है, क्योंकि उसका वो सीरियल नंबर वगैरह का फोटो क्लिक करके भी अपने साथ में ले जाते हैं। उनकी जो जॉब शीट होती है उस पर भी वो मेंशन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर असेंबल टीवी मिला होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं दीपू वी जी का। ये लिखते हैं कि सर, माई LG 43 इंच LED UHD टीवी पैनल ब्रेक, टीवी इज अंडर वारंटी फॉर 13/11/23। LG सर्विस इंजीनियर टोल्ड इट कॉस्ट अबाउट 20K। प्लीज गिव मी एन ओपिनियन, इज इट राइट डिसीजन टू चेंज पैनल और बाई ए न्यू टीवी विद दिस प्राइस? दीपू वी जी, देखिए जो LG का 43 इंच का 4K टीवी पैनल है तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली 20,000 के आसपास है इस टाइम। अगर पिछले 2 साल पहले देखें तो उस टाइम करीब 15-16,000 के आसपास थी, अभी 20,000 है। और LG का 43 इंच का ही अगर आप दूसरा टीवी परचेज करेंगे तो उसकी कॉस्ट करीब 40,000 के आसपास में होने वाली है। आपका टीवी अभी अंडर वारंटी में है, तो यानी कि ज़्यादा टाइम उसको अभी नहीं हुआ है।
तो फिर आपको यहाँ पर पैनल ही चेंज करवा लेना चाहिए और अपने 20,000 रुपीज यहाँ पर सेव कर लेना चाहिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं लोकेश देवगन जी का। ये लिखते हैं कि आई हैव एप्सन TW5650 फुल HD प्रोजेक्टर एंड मैट वाइट सुबीरा स्क्रीन 120 इंच मोटराइज्ड। I have dark room with white wall and ceiling. Picture quality is good, but now I want to upgrade picture quality. Should I change my screen? Should I use fixed frame screen, gray screen, ALR, high contrast screen? प्लीज सजेस्ट मी। लोकेश देवगन जी, अगर आपकी सीलिंग और वॉल्स वाइट हैं और आपकी स्क्रीन भी अगर वाइट है तो डेफिनेटली आपको अपनी स्क्रीन अपग्रेड करना चाहिए। आप बिग व्यू ब्रांड की 120 इंच फिक्स फ्रेम हाई कॉन्ट्रास्ट ALR स्क्रीन परचेज कर सकते हैं, जिससे जो वाइट वॉल्स हैं और वाइट जो सीलिंग है तो उसकी जो लाइट का रिफ्लेक्शन है तो ये जो स्क्रीन है उस रिफ्लेक्शन को रिजेक्ट कर देती है और आपको काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी दिखाती है। अगर वॉल्स और सीलिंग डार्क कलर में है, ग्रे कलर में है या फिर रेड कलर में है तो फिर आपको अपनी स्क्रीन अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस पर फिर जो वाइट स्क्रीन है वही काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी दिखाती है। वैसे वाइट स्क्रीन ही बेटर होती है। जितने भी आपने थिएटर देखे होंगे, सिनेमा हॉल देखे होंगे, सभी में ही वाइट स्क्रीन ही यूज़ की जाती है, क्योंकि उसमें सीलिंग और जो वॉल्स होती हैं वो डार्क कलर की होती हैं। तो या तो आप अपनी स्क्रीन अपग्रेड कर लीजिए ALR स्क्रीन में, यानी कि एंटी लाइट रिजेक्टिंग स्क्रीन में, या फिर अपने वॉल्स का कलर और सीलिंग का कलर आप चेंज कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जावेद अब्बास जी का। ये लिखते हैं कि सर आई नीड योर हेल्प। I had purchased Samsung 9070 43 inch TV is excellent, but one question, stabilizer is inside TV और we had purchased and installed stabilizer। जावेद अब्बास जी, जितने भी LED TV हैं सभी बिल्ट इन SMPS पावर सप्लाई के साथ में आते हैं, यानी कि एक लिमिट तक लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को TV ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेता है। उसमें कोई भी स्टेबलाइजर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरली जो TV है वो मिनिमम 110 वोल्टेज और मैक्सिमम 240 वोल्टेज तक वो इजीली वर्क करता है टीवी। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। टीवी की बिल्ट इन SMPS पावर सप्लाई उसको कंट्रोल कर लेती है। लेकिन अगर आपके एरिया में लो वोल्टेज हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, दिन में कई बार होता है, काफ़ी हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो फिर उस केसेस में आपको ज़रूर स्टेबलाइजर अपने टीवी के साथ में लगाना चाहिए। अदरवाइज आपके एरिया में अगर वोल्टेज स्टेबल है तो फिर आपको कोई भी स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सजेशन मेरा यहाँ पर ये रहेगा कि आप एक UPS टीवी के साथ में ज़रूर लगा लें, क्योंकि सडनली लाइट जाती है वापस आती है तो उसमें अचानक से टीवी ऑन ऑफ होता है तो वो टीवी के लिए सही नहीं होता है। तो उसमें आपको बैकअप मिल जाता है UPS पे। तो पहले टीवी को आप रिमोट से ऑफ करें और उसके बाद ही उसका मेन स्विच ऑफ करें, तो उससे टीवी की थोड़ी सी जो लाइफ है वो जरूर बढ़ जाती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं शितेंद्र कुमार दुबे जी का। ये लिखते हैं कि हेलो सर, TCL C725 एंड iFalcon H72 कौन सा बेस्ट है? शितेंद्र कुमार दुबे जी, ये दोनों ही टीवी एग्जैक्टली सेम है। iFalcon TCL का ही सब ब्रांड है। तो पहले TCL अपना एक टीवी मॉडल लॉन्च करता है और उसका थोड़ा सा ब्रांड नेम चेंज करके और वो iFalcon में लॉन्च कर देता है। तो ये दोनों ही टीवी सेम है। TCL C725 का प्राइस 55 इंच का आई थिंक 73,000 रुपीज़ है, और जो iFalcon H72 मॉडल है तो इसका प्राइस करीब 53 या 54,000 के आसपास है। तो दोनों में से जो भी कम प्राइस में आपको मिल रहा है वो यहाँ पर आपको परचेज कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली दोनों ही टीवी बिल्कुल सेम है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अभिजीत चक्रवर्ती जी का। ये लिखते हैं कि सर बेस्ट QLED टीवी कौन सा है जिसमें फीचर्स भी अच्छे हों, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए? अभिजीत चक्रवर्ती जी, इस टाइम पे अगर बेस्ट QLED टीवी की बात करें तो व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी जो लॉन्च हुआ है वो काफ़ी बढ़िया टीवी है। टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, टीवी के फीचर्स काफ़ी बढ़िया है, और बजट कैटेगरी में अगर देखें तो व्यू की सर्विस भी काफ़ी बेटर है। तो यहाँ पर आई थिंक आप व्यू मास्टरपीस ग्लो QLED टीवी परचेज कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया टीवी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं विश्रांत सिंह जी का। ये लिखते हैं कि सर मेरा LG रिमोट बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, टीवी वारंटी में नहीं है, LG सर्विस सेंटर ने बोला रिमोट रिप्लेस करना पड़ेगा। विश्रांत सिंह जी, LG का जो मैजिक रिमोट कंट्रोल है जनरली वो इतना इजीली ख़राब नहीं होता है, काफ़ी लॉन्ग लाइफ रिमोट रहता है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का रिमोट है। अगर बार बार डिस्कनेक्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो उसका कर्सर है तो वो आपको शो नहीं होता है या बिल्कुल रिमोट चलना बंद कर देता है। अगर रिमोट के जो एरोज काम कर रहे हैं, बाकी सारे बटन काम कर रहे हैं, सिर्फ आपको कर्सर वहाँ पे स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके रिमोट कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एलजी के कुछ टीवी मॉडल में ये प्रॉब्लम आती है कि उसके टीवी के अंदर जो एक वाईफाई ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ है, तो उसके कनेक्टर में कई बार डस्ट वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से वो बार बार डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम आती है। तो ये जो रिमोट आपका डिस्कनेक्ट होता है, तो उस टाइम पे आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, क्या वाईफाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वाईफाई कनेक्ट और डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा है बार बार, या फिर ब्लूटूथ आपने कोई साउंड बार या हेडफोन वगैरह कनेक्ट करके देख लें क्या बार बार वो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो इससे थोड़ा सा आप पता कर पाएंगे कि आपके रिमोट में ही प्रॉब्लम है या फिर आपके जो वाईफाई मॉड्यूल है वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि एलजी का जो मैजिक रिमोट कंट्रोल है वो IR प्लस ब्लूटूथ है, तो उसका जो कर्सर है वो ब्लूटूथ के जरिए वर्क करता है, और जो माइक्रोफोन है वो ब्लूटूथ के जरिए वर्क करता है, लेकिन बाकी सारे जो एरोज वगैरह हैं वो IR बेस्ड एरोस में दिए गए हैं, तो उसके थ्रू वो वर्क करता है। तो अगर वाईफाई मॉड्यूल में प्रॉब्लम होगी तो आपका रिमोट भी डिस्कनेक्ट होगा, कोई ब्लूटूथ डिवाइस आपने कनेक्ट की हुई है लाइक हेडफोन या साउंड बार, वो भी डिस्कनेक्ट होगा, और वाईफाई कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, आप बिना मतलब में पहले से ही वहाँ पे रिमोट कंट्रोल परचेज ना करें, क्योंकि मेरे टीवी में भी सेम टू सेम यही प्रॉब्लम हो रही थी, रिमोट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, वाईफाई ब्लूटूथ भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो मैंने टीवी का बैक पैनल खोलकर और वहाँ पर एक छोटा सा ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ था, उसको मैंने वहाँ पर उसके कनेक्टर निकाल कर उसको क्लीन कर दिया, उसके बाद में वो मैंने दोबारा लगा दिया, और फिर वो ठीक ठाक बिल्कुल वर्क कर रहा है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आई है। कुछ टाइम बाद फिर से एक बार ऐसी हुआ था, फिर से मैंने दोबारा ही से फिर उसको टीवी को खोलकर उसको साफ कर लिया, तो फिर से वो ठीक हो गया। इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अशोक शिंदे जी का। ये लिखते हैं कि मेरे टीवी में बैकलाइट बीडिंग हो रही है, कैसे रिपेयर करें, क्या पैनल बदलना पड़ेगा या रिपेयर हो सकता है। अशोक शिंदे जी, कुछ केसेस में बैकलाइट बीडिंग के इशू को रिपेयर किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा इशू आया हुआ है तो शायद वो ठीक ना हो, या कुछ हद तक उसे कम किया जा सकता है, तो रिपेयरेबल होता है। लेकिन अगर आप ब्रांड से बात करेंगे, ब्रांड में कंप्लेन करेंगे, तो फिर वो पैनल को रिप्लेस करने के लिए ही बोलते हैं, वो कभी भी उसको रिपेयर नहीं करते हैं। अगर आपका टीवी वारंटी में है तो डेफिनेटली आप ब्रांड में उसकी कंप्लेन करें, और वारंटी में अगर नहीं है तो आप किसी LED टीवी मैकेनिक से बात कर सकते हैं। सभी लोग इस चीज़ को नहीं करते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। मेरे टीवी में भी अगर बैकलाइट बीडिंग का इशू आ जाता है तो मैं उसको ईजिली रिपेयर कर सकता हूँ, या फिर उसको कम से कम कर सकता हूँ। होता क्या है कि टीवी का जो पैनल होता है, तो पैनल के एक ट्रे होती है, उसके ऊपर बैकलाइट लगी होती है, और उसके ऊपर कुछ रिफ्लेक्टर और डिफ्यूज़र शीट लगी होती हैं, और जो डिफ्यूज़र लगे होते हैं तो एक ब्लैक कलर का एक बॉर्डर होता है जिससे वो फिक्स रहते हैं, और उसके ऊपर फिर मेन डिस्प्ले लगा हुआ होता है। तो क्या होता है कि ज़्यादा हीट की वजह से कहीं कहीं से जो ब्लैक कलर का वो बॉर्डर लगा हुआ है, प्लास्टिक का ही वो होता है, तो वो हो सकता है कि हीट होने की वजह से कहीं से थोड़ा सा उठ गया हो, तो वहाँ से जो है बैकलाइट नज़र बाहर आने लगेगी। अगर उसको फिर से जो हेयर ड्रायर होता है या कोई हीट गन होती है, उससे उसको जहाँ जहाँ पर बैकलाइट जहाँ जहाँ पर भी बैकलाइट बीडिंग हो रही है, तो हीट गन से वहाँ पर थोड़ा सा उसको हीट देकर और उसको फिर से थोड़ा सा दबाकर उसको क्लियर किया जा सकता है, और थोड़ा सा उसके ऊपर ब्लैक टेप जो आता है वो लगाया जा सकता है, और फिर उसका मेन डिस्प्ले ऊपर से लगा सकते हैं। तो रिपेयर हो सकता है कुछ केसेस में। आप को अगर नॉलेज नहीं है तो आप खुद से ट्राई ना करें, किसी LED टीवी मैकेनिक से बात करें, वो हो सकता है कि उसको रिपेयर कर दें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जगदीश शर्मा जी का। ये लिखते हैं कि भाई बेस्ट कूलर बताइए 12x16 फीट रूम के लिए। जगदीश शर्मा जी, बेस्ट कूलर बता पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा कूलर के मॉडल्स हैं कि उनमें कौन सा बेस्ट होगा वो बता पाना मुश्किल है, और फिर बेस्ट बताने के लिए उनको चेक भी करना पड़ेगा, और इतने ज़्यादा मॉडल्स को चेक कर पाना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ जो आपको परचेज करना चाहिए उस टाइप का कूलर। एक तो आप प्लास्टिक बॉडी में जो कूलर आते हैं तो वो आप परचेज ना करें, आप ट्राई करें कि जो उसकी बॉडी है वो फाइबर की होनी चाहिए। दूसरे, आजकल देखने को मिल रहा है कि 95% जो कूलर है तो उनकी जो मोटर है वो एल्युमिनियम बाइंडिंग के साथ आ रही है। मैंने बहुत अभी अपने लिए ही कूलर मुझे परचेज करना था, मैंने मार्केट में बहुत सारा जाकर मॉडल देखे थे, तो सब में मुझे एल्युमिनियम की मोटर ही मिल रही थी, लेकिन मुझे कॉपर मोटर चाहिए थी। तो दूसरी चीज़ आप ध्यान में रखें कि आपको कॉपर वाली मोटर ही लेनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको देखनी है कि जो मोटर होती है वो भी 3-4 तरीके की आती हैं। एक तो किट फैन वाला कूलर आता है जिसकी स्पीड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक जापानी मोटर भी आजकल कुछ कूलर वाले लगाकर दे रहे हैं, उसमें पता नहीं होता है कि वो एल्युमिनियम की है या फिर वो कॉपर की है, और वो रिपेयरेबल भी
नहीं होती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। जापानी मोटर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अगर वो ख़राब हो जाती है, उसकी वो 6 मंथ की वारंटी ही देते हैं। तो अगर वो एक सीजन में चल गई तो चल गई, अदरवाइज वो ख़राब हो गई तो फिर वो आपके पैसे उसमें वेस्ट जाएंगे, उसमें वो रिपेयरेबल नहीं होती है। तो एक तो किट फैन वाले कूलर आते हैं, एक जापानी मोटर वाले कूलर आते हैं, और एक आते हैं एग्जॉस्ट में 18 इंच का एग्जॉस्ट उसमें लगा हुआ होता है, या फिर एक ब्लोअर वाले कूलर जो आते हैं। तो ब्लोअर वाले जो कूलर आते हैं जिसमें जो एसी वाला पूरा ब्लोअर वाला जो फैन होता है वो लगा होता है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया कूलर होती है, उनकी कूलिंग भी काफ़ी बढ़िया होती है, स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक वो एयर को फेंकते हैं। तो आपको या तो ब्लोअर वाला कूलर लेना चाहिए, या फिर 18 इंच एग्जॉस्ट के साथ में जो कूलर आते हैं वो आपको लेना चाहिए। उसमें भी आप यही ट्राई करें कि कॉपर में ही वो होना चाहिए, क्योंकि कॉपर की जो है वो 4-5 साल 6 साल तक आराम से चल जाती है, उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है। बाई चांस लक अगर ख़राब है तो वो ख़राब हो जाती है, नहीं तो 5-6-7 साल तक जो कॉपर वाली मोटर होती है वो परफेक्टली वर्क करती रहती है। एल्युमिनियम वाली जो मोटर आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सीजन ही चलती है, दूसरे सीजन में वो 100% प्रॉब्लम करती हैं। तो आपको कूलर लेने के लिए आप जाएंगे तो बहुत सारी पट्टी आपको पढ़ाएंगे जो वहाँ बेचने वाले जो हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कॉपर वाली मोटर ही लेनी है। मैंने कूलर लिया अभी 9000 रुपीज़ का कूलर मैंने लिया है, एक अनब्रांडेड कूलर ही लिया है, उसमें एल्युमिनियम की मोटर ही थी। मैंने उस एल्युमिनियम की मोटर को निकलवा दिया और उनसे कॉपर वाली मोटर लगवा ली। उसमें 1000 रुपये मैंने उनको एक्स्ट्रा और दिए, तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा देके मुझे वो करीब 9000 रुपये का फिर वो मिल गया था। 12x16 फीट रूम के लिए अगर आपको कूलर लेना है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको 18 इंच वाले जो एग्जॉस्ट फैन के साथ में कूलर आते हैं वही यहाँ पर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।